उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जनपद अल्मोड़ा में जनसेवा को समर्पित देवभूमि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास एवं जन आकांक्षाओं को साकार कर उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा। काबीना मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में देवभूमि की विकास यात्रा अनवरत जारी रखते हुए भाजपा सरकार संकल्पबद्ध है, जहां एक तरफ समान नागरिक संहिता लागू कर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामी संपूर्ण देश के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लाकर नकल माफियाओं को प्रदेश के बाहर निकालने का कार्य भी किया है। उन्होंने कहा कि गत 2 वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड ने अपनी पहचान पर्यटन के साथ साथ औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा के साथ जिला महामंत्री धर्मेंद्र बिष्ट, रवि रौतेला, राजेंद्र बिष्ट, महेश नया सहित समस्त पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो संवाद कायम करते हुए, चाहे वो चुनाव के दौरान हो, चाहे वो कार्यक्रमों के माध्यम से हो, उनकी भावनाओं को योजनाओं में रूपांतरित करते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिए। उन उपलब्धियों को मैं आपके माध्यम से जनता तक जो पहुंची हुई है और उन्हें और सशक्त तरीके से उनके बीच में पहुंचे, तो उसमें आपका सहयोग चाहती हूँ। तो सरकार ने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 के चुनाव में एक निर्णय, लोगों से वादा किया था कि हम चुनाव के बाद में अपने इस देवभूमि में समान नागरिक संहिता हम लेकर आएंगे। और समान नागरिक संहिता का 2022 में किया गया वादे को जनता ने जब पुनः आशीर्वाद देकर एक ऐतिहासिक सरकार की रचना करी, यानी कि एक मिथ कायम था कि एक बार जो सरकार बनती है वह दोबारा लौटकर नहीं आती, एक मिथ था, उस मिथ को तोड़ने का काम किया। और उस मिथ को जब तोड़ा गया तो सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी जब ये विश्वास जनता का अपने ऊपर देखा, तो अपनी कही हुई बात को, जो कि पूरे भारत में एक नजीर के रूप में प्रस्तुत होगा, यानी कि समान नागरिक संहिता का वादा सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लेकर आए कि हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर आएंगे। उसके लिए कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद में हमने ये देखा कि कैसे कमेटी सभी लोगों से बातचीत करते हुए समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करती है। और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि एक विशेष सत्र में, विधानसभा का एक विशेष सत्र आहूत होता है और उस विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल पारित होता है। और बताते हुए प्रसन्नता होती है कि यह बिल अब कानून का रूप ले चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी इसमें हम सबको मिल चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः एक कमेटी बनाई है, जिसके माध्यम से किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने करना है, इसके लिए साधन संसाधन इत्यादि की जो व्यवस्थाएं हैं उसे व्यवस्थित रूप में हम कैसे रूपांतरित करें, उसके लिए कमेटी को चिंतन में रखा है। तो मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश के लिए है। इस बात से भी उपलब्धि है क्योंकि ये हमारे पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड या देवभूमि से यह संदेश गया है कि समान नागरिक संहिता आवश्यक है, जनहित में है। समान नागरिक संहिता महिलाओं को सबसे ज्यादा मजबूत करने वाला यह समान नागरिक संहिता है, जो यह बताता है कि एक पुरुष और महिला के बीच में अधिकारों में कोई अंतर नहीं है, जो यह बताता है कि एक बालिका के विवाह की क्या एक निश्चित उम्र होनी चाहिए, जो संवैधानिक
व्यवस्था में होनी चाहिए, यानी कि उसकी 18 वर्ष होनी चाहिए। यह बताता है कि एक महिला के साथ में बहु विवाह करने की प्रथा को धर्म की आड़ में या कुप्रथाओं की आड़ में नहीं चलाया जा सकता। तो उसमें महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि एक पुरुष एक ही विवाह करेगा और उसके उपरांत में यदि उसे दूसरा विवाह करना है तो संबंध विच्छेद करना होगा, और संबंध विच्छेद भी 3 शब्दों के साथ नहीं अपितु न्यायालय के माध्यम से सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही मुझे लगता है कि इसमें एक और बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। वह बात यह है कि एक बालिका के जन्म के उपरांत में उस बालिका का अपने परिवार की या पिता की संपत्ति में बिल्कुल उसी तरीके से अधिकार है जिस प्रकार से पुत्र का होता है, जो कि सामान्यतः शायद हिंदू समाज में भी कह लीजिए, चाहे वो किसी समाज में कह लीजिए, सामान्यतः वह अधिकार का दावा कभी बालिका के द्वारा या महिला के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन कानून के रूप में आज उनको यह अधिकार समान नागरिक संहिता देता है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने एक निर्णय जो युवाओं के हित में बहुत ही आवश्यक था, वह निर्णय था नकल विरोधी कानून लाना, जिसका अनुकरण भारत सरकार ने भी देखा और उसको अनुकरण में लाने का संकल्प लिया है। और मुझे लगता है कि वाकई युवाओं के हित में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सारे पेपर होने चाहिए। जो मेहनत करे उसको सफल होना चाहिए, तो उसको सुनिश्चित करने वाला यह कानून है नकल विरोधी कानून। यह भी मैं कह सकती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड में सबसे कड़ा कानून जो है अपने इस देवभूमि में बना है। इसके साथ ही धर्मांतरण विरोधी कानून भी अपने इसी 2 वर्ष के कालखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से धर्मांतरण विरोधी कानून भी हम लोग अस्तित्व में देखते हैं, क्योंकि कई प्रकार की घटनाएं इस समाज में होती हुई हम लोग देख रहे हैं। और धर्म के आधार पर कोई किसी के साथ में छलावा, कोई किसी नाम से हिंदू बन के या किसी अन्य धर्म का अपनी धर्म की पहचान को छिपाते हुए किसी को हम अंधेरे में रखने का काम करते हैं और उसके बाद में उससे धर्मांतरण कराते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोक लगाना और एक सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए इस कानून की आवश्यकता थी, वह भी हमारी सरकार लेकर आई है और आज वो कानून के रूप में जो है अपना काम कर रहा है। इसके साथ ही एक और मजबूत कानून जिसे हम कहते हैं दंगा रोधी कानून, जो कि हाल ही में इस बात की प्रेरणा हमें वन भूलपुरा की घटना से हम सबको देखने को मिला है। हमारी देवभूमि में इस प्रकार की घटनाएं कभी हमने देखी नहीं थी। अतिक्रमण हटाना जो कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन था, उसके अतिक्रमण हटाने पर इस प्रकार का व्यवहार इस देवभूमि में कभी देखा नहीं गया। तो इसलिए आवश्यक हो गया था कि दंगा रोधी कानून लाया जाए, यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और ऐसे लोग जांच के बाद में, परीक्षण होने के बाद में यदि मालूम पड़ते हैं तो इन्हीं लोगों से उसकी भरपाई कराई जाएगी। यह कानून उसमें यह व्यवस्था देता है। तो यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय जो है इन 2 वर्षों के मध्य में हुआ है। एक ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकार ने और किया है, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विशेष सत्र में महिलाओं को लोकसभा, महिलाओं को विधानसभा में उनका नेतृत्व सुनिश्चित हो सके, उन्हें 33% का आरक्षण की व्यवस्था बनाई है। और उसके लिए विशेष सत्र में यह नारी शक्ति वंदन बिल के रूप में प्रस्तुत भी हुआ है और वो कानून का रूप धारण भी कर चुका है। उन्हीं की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की इस देवभूमि में उत्तराखंड की देवियों के लिए 30% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी है और वह कानून का रूप भी ले चुकी है और क्षैतिज आरक्षण के रूप में आज उसका लाभ भी ले रही हैं। और हम लोग न जाने कितने ऐसे लोगों को इस आरक्षण का लाभ देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी, स्वयं सरकार में मंत्री होने के नाते भी और अन्य मंत्रीगणों के माध्यम से भी बहुत लोगों को जो है वो नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों ने वितरित किए हैं। तो यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय जो है महिलाओं के हित में, बालिकाओं के हित में राज्य सरकार ने लिया है। इसके साथ ही एक हम सब लोग जानते हैं कि हमारा राज्य जो है राज्य आंदोलनकारियों के कारण अस्तित्व में आया है। आज हम अपनी पहचान के लिए अपने आप को उत्तराखंडी गर्व से कहने लायक तभी बने जब हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने इस युद्ध को लड़ने का काम किया और राज्य को अस्तित्व में लेकर आने का काम किया। तो उनके लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण का जो बिल है वो कानून का रूप ले चुका है। वह भी 10% का आरक्षण दिया गया है
वे जिन्होंने जो राज्य आंदोलनकारी के भागीदारी रहे हैं, स्वयं वे भी अथवा उनके जो आश्रित हैं वे इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझती हूँ कि शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा, युवाओं के हित में हमारे युवा नशे से दूर रहे, हमारे युवा सही दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए खेल को प्रेरित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक ऐतिहासिक निर्णय, खेल मंत्री होने के नाते भी मुझे अवसर मिला और अवसर मिलने के साथ में एक ऐतिहासिक निर्णय यह हुआ कि हमारे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर होंगे वे 4% का स्पोर्ट्स रिजर्वेशन को वे प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्ताव पारित हो चुका है, बिल पारित हो चुका है। बहुत जल्द कानून का रूप लेते हुए हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को 4% का आरक्षण जो है वह मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही एक और विशेष बात कि हमारे खिलाड़ी बच्चों के लिए एक व्यवस्था और दी है। 2014 से लेकर आज तिथि तक हमारे बच्चे जो कि नेशनल या इंटरनेशनल पर मेडल लेकर आए हैं, जिसे स्वयं मैंने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि मेडल लाओ और सरकारी नौकरी को प्राप्त करो, तो ये आउट ऑफ टर्न जॉब ये उसी की परिणति है। और आउट ऑफ टर्न जॉब में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 35 खिलाड़ियों को हम अभी तक में हम नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, जो पुलिस विभाग से लेकर, वन विभाग से लेकर, युवा कल्याण विभाग से लेकर, खेल विभाग से लेकर सभी विभागों में जो है, शिक्षा विभाग से लेकर सेवाएं देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना, मैं समझती हूँ हम सब लोग विदित है और हम सब लोग उससे आच्छादित हैं कि किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर 5 लाख रुपए तक की अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त कर सकता है और वह अपने स्वास्थ्य संबंधी जो भी पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वहां पर निःशुल्क जो है अपना इलाज 5 लाख रुपए तक में अपना करा सकते हैं। इसके साथ ही इन 2 वर्षों में छात्रों को छात्रवृत्ति, यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 6ठी से लेके 12वीं तक जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन मेधावी छात्राओं को अथवा छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। नारी सशक्तिकरण योजना भी है, जिसमें नारी सशक्तिकरण योजना में जैसे हमने बताया कि 30% का आरक्षण है और उसके साथ ही जो है महिलाओं को जो प्रोजेक्ट कास्ट का 30% जो महिलाओं की जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका जो 30% या फिर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है वह दी जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लखपति दीदी योजना से भी हम सब लोग ठीक प्रकार से विदित हैं। इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिकी में सुधार कर इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। 2025 तक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 1.25 लाख महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य जो है वो राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। हम लोगों ने हाल ही के दिनों में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देखा है। ये भी अपने आप में मुझे लगता है कि छोटा सा प्रदेश और बड़ा साहस का परिणाम है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें हमारे विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा 3.56 लाख करोड़ के 1779 MOU जो है वो हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार पिछले 3 महीने में से 20% करार को धरातल पर उतारकर अब तक 71,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग जो है वह की जा रही है। इसके साथ ही यह भी विदित ही होगा, एक जनपद 2 उत्पाद, इसको भी जो है धरातल पर उतारा गया है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से एक जनपद 2 उत्पाद की शुरुआत की गई है। और इस योजना के जरिए प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा मिल रहा है और उत्तराखंड के 27 उत्पादों को GI टैग भी मिल चुके हैं। होम स्टे योजना से भी हम सब लोग विदित हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो है होम स्टे योजना की शुरुआत हुई है। और इस योजना के तहत हमारे जो पर्यटक ठहरने के लिए पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर सरकार लगभग 10 लाख की जो है वो छूट दे रही है। और यह योजना पहाड़ों से पलायन को रोकने और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल जो है वह साबित हो रहा है। और नई खेल नीति, मैं समझती हूँ ये भी इससे पहले कभी अस्तित्व में हम लोगों ने नहीं देखी, लेकिन हमारी सरकार ने नई खेल नीति बनाई है। और नई खेल नीति के तहत में पहली बार होगा कि हमारे ऐसे बच्चे यानी कि खेल के कल्चर को डेवलप करने के लिए 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे बुद्धिमान उन्नयन योजना के तहत
और 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत कवर किए जा रहे हैं। और ये बच्चे 8 से लेकर 14 तक 1500 रुपए छात्रवृत्ति प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं। और इसी प्रकार से 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे जो है वो 2000 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रहे हैं और साल के 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी वे प्राप्त कर रहे हैं ताकि वो अपनी खेल की सामग्री ले सके। तो ये संख्या भी अपने आप में जो 8 से 14 है वह लगभग हर जिले से 300 बच्चे हैं, जिसमें 150 बालक 150 बालिकाएं हैं। और जो 14 से लेकर 23 वर्ष तक के हैं वो 200 बच्चे हैं, जिसमें 100 बालक और 100 बालिकाएं हैं। ये भी मुझे अब तक मैं समझती हूँ कि शायद अपने प्रदेश में ये पहली बार इस प्रकार की योजना को और खेल को इतना महत्व पहली बार मिला है और एक युवा मुख्यमंत्री जी के कारण यह सब कुछ हम संभव होते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं के रोजगार के संदर्भ में भी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, प्रतिबद्ध है और हम जानते हैं कि युवाओं के सहयोग के साथ में हमारी सरकार का निर्माण हुआ है। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न करवाकर सरकारी पदों पर लगातार सरकार द्वारा नियुक्तियां दी जा रही हैं और वर्तमान में 7,000 पदों पर भर्ती गतिमान है। जल्द ही 19,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही विभिन्न रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को नौकरी भी दिलाई जा रही है। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 है, यह भी अस्तित्व में माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, जिसमें 24 घंटे के अंतर्गत शिकायत दर्ज की जाती है और समय समय पर हेल्पलाइन की समीक्षा भी की जाती है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाती है और माननीय मुख्यमंत्री संबंधित से फीडबैक भी लेते हैं। यह भी एक नवीन पहल है ताकि जो है एक आम आदमी तक में हर प्रकार की मदद पहुंच सके या एक आम आदमी का कष्ट जो है प्रदेश का मुखिया दूर कर सके। तो सीधा सीधा आम आदमी और माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद इसमें कायम होता है। अपनी सरकार पोर्टल भी हम लोग अस्तित्व में देखते हैं। अपनी सरकार पोर्टल की सहायता से राज्य के नागरिक ई डिस्ट्रिक्ट के किसी भी प्रकार के दस्तावेजों को बनाने अथवा शुद्धि करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें सरकारी विभाग अथवा दफ्तरों के चक्कर लगाने से उनको मुक्ति मिलती है। भ्रष्टाचार मुक्त ऐप भी है जिसका नंबर है 1064 और इस ऐप को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और जिस पर आने वाली शिकायतें सीधे जो है विजिलेंस विभाग को मिलती है और विजिलेंस विभाग इस पर कार्रवाई भी करता है। इसके साथ ही इन 2 वर्षों के मध्य में एक उपलब्धि और खास है, वह है मानस खंड कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर। केदार खंड के साथ साथ मानस खंड, केदार खंड का तात्पर्य हम लोग 4 धाम यात्राओं को देखते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से चहल पहल पर्यटन इत्यादि हम गढ़वाल क्षेत्र की तरफ अत्यधिक मूवमेंट देखते हैं। तो इसी प्रकार से उसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से यह संभव है कि मानस खंड कॉरिडोर जो है वह हम लोग कुमाऊं की तरफ देख रहे हैं और कुमाऊं के मंदिरों के विकास करने के दृष्टिकोण से वहीं हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर की प्रक्रिया भी जो है वह गतिमान है। हम लोग अभी उसकी ये वानगी भी देखी है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का जागेश्वर धाम में आगमन होना, किस प्रकार से आदि कैलाश पार्वती कुंड की ओर आगमन होना, ये अपने आप में बड़ी बात है जो कि ये साफ बताता है कि मानस खंड कॉरिडोर को लेकर हम लोग कितने गंभीर हैं। इसके साथ ही इन 2 वर्षों में रोपवे कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया गया है और प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार भी किया जा रहा है। सिद्धपीठ सुरकुंडा देवी मंदिर में रोपवे शुरू किया जा चुका है। फसलों के दाम में वृद्धि है। नहर से मुफ्त सिंचाई योजना है किसानों के लिए, ये ठीक है। किसानों के लिए अन्य बिजली की आपूर्ति है, सैन्य धाम का निर्माण है, शहीद सैनिकों के परिवारों को नौकरी है, सैनिकों को दे एक मुश्त राशि है, हेली सुविधा अभी आप लोगों ने लेटेस्ट देखी होगी, एयरपोर्ट का निर्माण है, यह भी मैं समझती हूँ आप लोग छाप ही चुके होंगे, पता ही है आप लोगों को। वृद्धा पेंशन, हर प्रकार के पेंशन के रिगार्डिंग भी मैं समझती हूँ आप सब लोग अपडेट भी होंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना, इससे भी आप लोग विदित होंगे। क्लस्टर योजना से भी आप लोग विदित होंगे। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी पहली बार सरकार के द्वारा किया गया है। हाउस ऑफ हिमालयाज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग मिलती है। नई फिल्म नीति, ये पहली बार हम लोगों ने देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत सारी चीजों का, चाहे वो जमरानी बांध का मैटर हो, चाहे वो सौंग बांध का मैटर हो, चीला पावर हाउस हो इत्यादि,
भी आप लोगों के संज्ञान में है, जो कि जिसके कार्य प्रगति पर है। तो ये मुख्य बिंदु है। बाकी मुझे लगता है कि आप लोग का धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है। तो मैं यहीं पर अपनी बात को कि सरकार ने इन 2 वर्षों में अपनी ओर से जो जो जनता की भावना थी उसको योजनाओं के रूप में परिणित करते हुए जनता को समर्पित किया है। 2 साल ऐतिहासिक रहे हैं, यानी कि 2 साल में यानी 24 महीने में 48 की गारंटी के साथ में जो है सरकार ने काम करने का काम किया है। तो देखिए ये सरकार के 2 वर्ष बहुत ही शानदार रहे हैं, ऐतिहासिक रहे हैं। ऐतिहासिक इस बात से रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक निर्णय इन 2 वर्षों में हुआ है। एक युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं के हित से लेकर, महिलाओं के हित से लेकर और एक उत्तराखंड के नागरिक के हित से लेकर सभी ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। यूसीसी जैसा कानून जो है वह उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है और देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू करने का काम किया है। हम देखते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से 30% का आरक्षण दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि युवाओं को स्पोर्ट्स में 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि युवाओं को स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करने के लिए आउट ऑफ टर्न जॉब दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुसार राज्य सरकार को काम करना चाहिए उस और आगे बढ़ रहा है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिया जा रहा है और उनके आश्रितों को भी यह दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक निर्णय का पूरा दौर रहा है। इन्वेस्टर समिट हुए हैं, G20 की बैठकें हुई हैं। इन्वेस्टर समिट की सफलता ये है कि 71,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी प्रारंभ कर दी गई है। तो बड़ी बड़ी उपलब्धियों से भरा ये 2 वर्ष रहा है, जो कि साफ बताता है कि जनता से कहा हुआ वादा हम कहते भी हैं, हम उसे पूरा करते भी हैं। जो कहा है वो किया है, जिसका शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन किया है। ये 2 वर्ष में साफ साफ दिखता है। तो ये 2 वर्ष बेमिसाल रहे। ये मुझे लगता है कि सब चीज़ों का परीक्षण होता है। हमारी संवेदनाएं हैं। किसी व्यक्ति को संविदा पर काम करते करते हमें देखते हैं कि किसी का 54 वर्ष हो गया, किसी का 56 वर्ष हो गया है और आज उन्हीं की पोस्ट पे यदि डायरेक्ट भर्ती का एक बच्चा हमारे पास आ जाता है तो आखिरकार उस युवा बच्चे का भी भविष्य देखना है और एक उस व्यक्ति का भी भविष्य देखना है जिन्होंने इतने लंबे समय तक में सेवा दी है। सरकार उसका परीक्षण कर रही है। हम चाहते हैं कि वह भी बने रहे और हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा भर्तियों के माध्यम से आ रहे हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे। सरकार इस पर गंभीर है। मुझे लगता है कि आचार संहिता के उपरांत में और अभी भी विचाराधीन है और इस पर परीक्षण चल रहा है और सरकार उनके हित में निर्णय करेगी, ऐसा मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पर जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति का विश्वास है और जिस प्रकार से 1 दशक तक माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को हम सब लोग देख रहे हैं और जिस प्रकार से उत्तराखंड की राज्य सरकार भी 7 वर्षों को पूर्ण करे हुए है और जिस प्रकार की कार्यशैली है, तो हमने देखा है कि यहाँ एक गरीब व्यक्ति से लेकर हमारे आस्था के केंद्रों से लेकर सब चीज़ें जो है सबका साथ सबका विकास की ओर जो है हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से विपक्ष में रहने वाले हमारे साथीगण वे भी ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं और जब वो महसूस करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान भी वो हमारे साथ में कर सके और इस विचार के साथ वो प्रधानमंत्री जी के साथ में उनका विश्वास दिखता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में उनका विश्वास दिखता है और इसी विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए वे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हुए इस विचारधारा को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है स्वागत योग्य है और इससे भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूत होगी और राष्ट्र भी बहुत मजबूत होगा। इस बार जानना चाहेंगे कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट क्या अंतराल से जीती जाएगी भाजपा और क्या रहेगा और आपकी विधानसभा का ग्राफ क्या रहेगा? देखिए, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट यदि कल आपने सभा देखी होगी तो हर किसी ने इस बात को जोर शोर के साथ में कहा और संकल्पित हुआ कि हम 5 लाख से अधिक मतों से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट को जीतेंगे और केवल अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा ही नहीं अपितु हमारी 5 लोकसभा सीटों को हम 5 लाख मतों से अधिक मतों के साथ जीतने का काम करेंगे। उत्तराखंड में 5 कमल के फूल खिलेंगे और ऐतिहासिक जीत के साथ में यह जीत दर्ज होगी, यह मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ। और मैं अपनी विधानसभा की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी विधानसभा नहीं अपितु पूरा प्रदेश जो है वह भाजपा में ही है, वह पूरी तरीके से मोदी में ही है, वह पूरी तरीके से धामी में ही है। तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है।